हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स का डिस्कशन किया था जिसमें अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे। नॉर्मल फोर्स था, कहीं पर अपन ने फ्रिक्शन भी देखा होगा, और अब टेंशन की भी बारी आ गई है। ठीक है, एक दो इलस्ट्रेशन शायद मैंने टेंशन पे भी बता रखे हैं। देखिए, आज का डिस्कशन टेंशन की टेंशन फोर्स से स्टार्ट करूंगा कि हम किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन को डिनोट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके से एक पुल्ली है, ये पुल्ली है और पुल्ली से कुछ ब्लॉक्स कनेक्टेड है। ठीक है, एक ब्लॉक ये मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर एक और पुल्ली है। ठीक है, उसमें ये वाला जो है उसको तो मैंने कनेक्ट कर दिया है रिजिड एंड से, और यहाँ पर एक और बॉडी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ ये वाला जो है ये मास m1 है और ये वाला जो मास है वो m2 है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि टेंशन जो है हमेशा एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन। जिस भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं उससे अवे एक्ट करती है। ठीक है, तो देखिए एक डोरी में एक ही टेंशन रहेगी। अगर टेंशन अगर जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है। आइडियल स्ट्रिंग कौन सी होती है? जो इनएक्सटेंसिबल होती है। ठीक है, और मासलेस होती है। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, अगर टेंशन की वैल्यू सेम रह रही है तो देखिए एक स्ट्रिंग में एक टेंशन रहती है, ये याद रखना। लेंथ कहीं से भी, मतलब जो डोरी है कहीं से भी पास हो रही हो, कैसे भी पास हो रही हो, जो अगर स्ट्रिंग एक ही है और वो आइडियल है तो उस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर m1 के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन t1 मान लिया, तो देखो ये स्ट्रिंग जो है ना यहाँ से पास होती हुई यहाँ ग्राउंड तक जा रही है, तो इस पे भी टेंशन कितनी होगी? t1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ टेंशन t1, यहाँ टेंशन t1। अगर मैं पुल्ली का एफबीडी बनाता हूं तो देखो पुल्ली के एफबीडी से क्या पता चलेगा? टेंशन t1 नीचे और t1 नीचे, ये अवे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इससे अवे। मैं पुल्ली p1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पुल्ली p1 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर एक और डोरी है, उस पे टेंशन कितना ले लूंगा? t2 ले लूंगा, सच दैट ये टेंशन जो है इन दोनों को बैलेंस कर जाए। t2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स t1। मैं बता चुका हूं ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो मासलेस पुल्ली है, अगर पुल्ली मासलेस है तो उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना? तो हमने नेट फोर्स जो है वो कितना कर दिया? जीरो। यहाँ टेंशन हो गई हमारी T2। ठीक है, यहाँ T2 है तो यही स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से पास होती है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी हो जाएगी? T2। और यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स T2, है ना? T2 T2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स T2। तो अगर हम देखें ना, अगर मैं कह दूं सिस्टम रेस्ट पे, अगर हम कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो किस पे है? रेस्ट पे है, तो सीधी सीधी सी बात है कि इस m1 का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? m1g नीचे लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा? t1। अब देखो टेंशन की डायरेक्शन मैंने अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन ले रखी है, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m1g। और इसी तरीके से m2 की बात करें, m2 की बात करें तो m2g नीचे लग रहा होगा, बैलेंस्ड बाय t2। ठीक है, m2g इज बैलेंस्ड बाय t2। और अगर t2 की वैल्यू 2t1 रख दूं तो क्या बनेगा? m2g इज 2 टाइम्स t1। और t1 की वैल्यू देखो यहाँ से लिखा है मैंने, और t1 की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो m2g की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स m1g। इसका मतलब है कि m2 की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स m1 है। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 टाइम्स m1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप है ना टेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका एफबीडी बनाइए और क्वेश्चंस को है ना सॉल्व करते जाना है। ठीक है, चलिए और एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं इस टाइप के ऊपर। देखिए मान लीजिए कि एक पुली कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है एक और पुली से, ये एक और पुली से, एक और पुली जो है वो यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया मास m1। ठीक है, यहाँ से एक और स्ट्रिंग जा रही है, एक और पुली से कनेक्टेड है, और ये यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ से एक और पुली जा रही है। ठीक है, और वो यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ से जो ब्लॉक कनेक्टेड है उसका मास है m2। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि सिस्टम रेस्ट पे, अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो m1 और m2 के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ वाली स्ट्रिंग में मैंने टेंशन ले ली t, अगर यहाँ वाली में t है तो यहाँ वाली में भी t है, और यहाँ वाली में भी t है। देखो ये वाली डोरी जो है वो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से होती हुई ये स्ट्रिंग होती हुई यहाँ तक जाएगी, तो इसमें भी टेंशन t होगी, है ना? तो ये t, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी? 2t हो जाएगी, है ना? यहाँ 2t हो गया, यहाँ t, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2t। ठीक, अब ये देखिए डोरी जो है 2t यहाँ से भी जा रही है और ये यहाँ से, तो यहाँ पर भी टेंशन कितनी हो जाएगी? 2t।
2t और 2t, तो यहाँ इस वाली पुल्ली में टेंशन कितनी हो जाएगी 4t। अच्छा यहाँ 4t है तो इसमें भी 4t हो जाएगा क्योंकि एक ही डोरी है यहाँ तक जा रही है। 4t और 4t यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8t, सिंपल है ना। तो देखो 2t किसको बैलेंस करके बैठा है, 2t इज बैलेंस्ड बाय m1g। 2t जो है अगर मैं m1 का fbd बनाऊंगा तो m1 के fbd बनाने से क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, m1g नीचे लगेगा और ऊपर क्या लगेगा 2t, ठीक है। तो 2t इज बैलेंस्ड बाय m1g और m2g किसको बैलेंस किया हुआ है, m2g जो है उसको बैलेंस कर रखा है 8t ने, ठीक है। दोनों का आप क्या ले लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। तो देखो m1 अपॉन m2 का रेशियो आ गया, m2 इज 4 टाइम्स m1, m2 की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स m1 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं आप और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। नोट कर लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एफबीडी की मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं अभी, है ना। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आज हम एफबीडी पे और डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक ब्लॉक था जिसपे फोर्स लगाया गया F, इसका मास है m1, इसके ऊपर एक मास जो है वो m2 रखा गया, यहाँ पर एक लाइट पुली है, ठीक है, जो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, ब्लॉक से कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक लगा दिया हमने m3, ठीक है। ये ब्लॉक m3 जो है वो इससे चिपका हुआ है, ठीक है। आपको एफबीडी बनाने हैं, आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं m1 m2 और m3 के, ठीक है। सबसे पहले m2 को देख लेते हैं। देखो जैसे ही आप इसे आगे की तरफ भेजोगे ना, जैसे ही आप आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो सिस्टम आगे की तरफ चलने लगेगा, m1 जो है वो m3 को धक्का मारेगा, तो m1 और m3 के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, ठीक है। एक m2 और m1 के बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा, यहाँ का कांटेक्ट फोर्स n1 कह देता हूँ, यहाँ का कांटेक्ट फोर्स n2 कह देता हूँ, और ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट फोर्स है वो n3 कह दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन रही होगी T और T, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ही डोरी है तो टेंशन T रही होगी। तो सबसे पहले m2 का एफबीडी बनाओ। m2 का अगर एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, m2g नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक जो है नॉर्मल n1 ऊपर की तरफ लग जाएगा कांटेक्ट फोर्स, और एक टेंशन जो है क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन। फिर हम m3 को देखेंगे, ठीक है। अगर m3 को देखा जाए तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो m3g जो है वो नीचे लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ये रही, m3g नीचे, और यहाँ से एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा n2। आप जानते हैं नॉर्मल हमेशा क्या करता है, पुशिंग नेचर का होता है, इट ऑलवेज ट्राइज टू पुश द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन। और अब m1 को देखें, m1 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, देखो अगर मैं m1 का एफबीडी बनाऊंगा तो देखो m1 का एफबीडी, यहाँ पर जो पुली है वो इसी का पार्ट है, ठीक है, मासलेस है तो मैंने इसी का पार्ट मान लिया है। तो पुली के अवे द ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इससे अवे जो है टेंशन लगेगी, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक फोर्स F ऑलरेडी लगा हुआ है, देख सकते हैं एक F फोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका वेट नीचे लगेगा ही लगेगा, m1g नीचे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कांटेक्ट फोर्सेस लगेंगे, n1 n2 n3 तीनों लगेंगे, n1 भी इसे पुश करेगा, n2 भी इसे पुश करेगा, और यहाँ से n3 भी इसे पुश करेगा, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो इस m1 ब्लॉक पे लगते हुए आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं ऐसी कोई एफबीडी बनाने पे, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, एक इंक्लाइन प्लेन है कुछ इस तरीके का, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एक ब्लॉक जो है वो m1 इधर रखा हुआ है, यहाँ पर एक पुल्ली है, पुल्ली एक और यहाँ पर पुल्ली है, ठीक है, ये पुल्ली जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है हमने कह दिया जो कि है m2, ठीक है, m1 m2 इस तरीके से कनेक्टेड है। आपसे पूछा गया कि एफबीडी बना दें और इसको आप m3 ले लें, ठीक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसको आप m3 ले लें, और m1 m2 m3 तीनों के आपको क्या करने हैं, एफबीडी बनाने हैं, ठीक है। देखो पुल्ली मासलेस है तो आप इसे m3 का ही पार्ट ले लेंगे, ठीक है। चलो m1 का एफबीडी बनाता हूं। देखो m1 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो इसका वेट जो है वो m1g वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। एक इसे टेंशन इस डायरेक्शन में खींच रही होगी, जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है जो पास हो रही है, एक सिंगल स्ट्रिंग है तो सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन एक जैसी होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स n1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस n1 लग रहा होगा। तो ये सारे फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर लग रहे हैं।
अब फर्दर मोर आप क्या कर सकते हैं, m1g को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक आ जाएगा m1g sin थीटा, एक आ जाएगा m1g cos थीटा, वो आपके ऊपर है, आप ब्रेक करना चाहें या इसको ऐसे ही रहने दें। फिर आ जाता हूं m2 पे। m2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो एक तो इसका वेट जो है m2g वर्टिकली डाउनवर्ड, बदले में एक नॉर्मल n2 ग्राउंड की तरफ से, और एक इसको यहाँ पर टेंशन से खींचा जा रहा होगा, टेंशन जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन लगेगी, ठीक है। अब आ जाता हूँ m3 पे। अब देखो m3 का जो है वो थोड़ा सा टिपिकल केस है, इसमें हमें पुलीज भी साथ में बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक पुली तो यहाँ ये रही, ठीक है, इस पे दो टेंशन लग जाएगी, एक टेंशन इधर एक टेंशन नीचे, एक पुली यहाँ पे भी कनेक्टेड है, एक टेंशन ऊपर और एक टेंशन इधर, ठीक है। इसके अलावा m3 का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा, m3g नीचे, और ग्राउंड की तरफ से एक नॉर्मल आ जाएगा, मान लेता हूँ इसे m3 कह दिया, ठीक है। और एक यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स और है बच्चों, है ना, यहाँ से एक कांटेक्ट फोर्स और आएगा, यहाँ से जो है एक n1 की वैल्यू और आ जाएगी, एक n1 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं ये इस बॉडी पे जो है लग रहे होंगे, इंक्लाइन प्लेन पे रख रहे होंगे, ठीक है। तो एफबीडी बनाना मैं समझता हूँ सभी को क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से टेंशन की डायरेक्शन ली जाएगी, पुलिंग नेचर होता है टेंशन का, नॉर्मल का पुशिंग नेचर होता है। देखो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी मैकेनिक्स इसी के ऊपर है, पूरी 11th की ऑलमोस्ट जो पूरी फिजिक्स है वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी कि कितना करेक्टली आप एफबीडी बना पाएंगे। जब तक आप फोर्सेस को लोकेट नहीं करेंगे तब तक आगे के सवाल करेंगे कैसे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, एफबीडी कैसे बनेंगे, ठीक है। अब अगर देखिए मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे, तो एक तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया है, ठीक है। जब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो वो हम एक तरीके से इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल्स ही कर रहे होंगे, बट आई विल टेक इट अप इन अ सेपरेट सेक्शन, उसे सेपरेट सेक्शन में करेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें से क्वेश्चन आप मान के चलिए कि पक्का कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा या फिर इसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं दिख ही जाती है, हर क्वेश्चन में दिख जाएगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैं आगे बता रहा हूं दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन। कौन सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं अब, कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कंस्ट्रेंट मोशन, और इसके बाद ये कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने के बाद मैं लॉज ऑफ मोशन पे जाऊंगा, ठीक है। जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसमें मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए कंस्ट्रेंट मोशन पे, अगला टॉपिक डाल लीजिएगा कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, देखिए अगर कंस्ट्रेंट मोशन का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझें, जो वर्बल मीन वो वर्ड का मीनिंग है वो यही है कि कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि बाधित, किसी ना किसी तरीके से वो बाधित है, मतलब इट इज नॉट एब्सोल्युटली फ्री। जब कोई ऑब्जेक्ट्स, तीन चार ऑब्जेक्ट्स या दो ऑब्जेक्ट्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक का चलना या एक का मोशन जो है वो दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है। जब दोनों कनेक्टेड होते हैं ना तो दोनों इंडिपेंडेंटली हर कैसे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में, उनके चलने के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। उसी तरीके से अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है तो भी उनके चलने पे कुछ कंस्ट्रेंट होता है, कुछ लिमिटेशन होती है। तो हम आज जो है इसी टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं कि जब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में हो या कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ किसी स्ट्रिंग की हेल्प से या किसी भी तरीके से, तब क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं उनके चलने पे, और इससे हम उनके वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मोशन आप हेडिंग डाल लीजिए। देखिए जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है दैट इज रॉड या स्ट्रिंग लेंथ का कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्ट्रेट अवे, ठीक है। ये अभी भूल जाइए जो भी लिखा हुआ है, आप बस ये समझिए कि एक रिजिड रॉड है। कैसी रॉड है? रिजिड रॉड, रिजिड रॉड। अब देखिए रिजिड रॉड का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रिजिड वर्ड से आप फेमिलियर हो जाएंगे तो ये कंस्ट्रेंट अपने आप समझ जाएंगे। एक रिजिड बॉडी, रिजिड रॉड कह दीजिए या रिजिड बॉडी, वो बॉडी होती है जिनमें दो पॉइंट्स, कोई भी अगर आप दो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं तो उनके बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है। मतलब वो बॉडी ना ही खिंच सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, ना ही वो बॉडी कंप्रेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि सपोज ये व्हाइट बोर्ड ही ले लीजिए, है ना। मैंने ये दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, ठीक है।
ये एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल बन जाता है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, सपोज मैं व्हाइट बोर्ड को ऊपर चला दूं, नीचे चला दूं या साइड में चला दूं, कहीं भी, तो क्या ए और बी पॉइंट्स के बीच की दूरी, जो कि ये इस लाइन से रिप्रेजेंटेड है, इस लाइन सेगमेंट से, क्या ये दोनों के बीच की दूरी कभी चेंज होनी है? नहीं होनी है। आप इसको कैसे भी चला दीजिए। और तो मैं कहता हूं सपोज ये मार्कर है, ठीक है, इस पे मैंने ये दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, ये और ये, मैं इसको कैसे भी घुमा के फेंक दूं या सीधा सीधा फेंकूं या कैसे भी इसको चला दूं, क्या ये दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हम रिजिड बॉडी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चों, ये लिख लीजिएगा। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिनके कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। अब आ जाओ, सपोज यहाँ पर ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, ए और बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है और ये बी है, और इनके पास कुछ कुछ रफ्तार है, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसके पास कुछ वेलोसिटी है va इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ φ1, ठीक है। इसी तरीके से ये जो b वाली बॉडी है, इसके लिए कुछ वेलोसिटी है vb एट एन एंगल ऑफ φ2, φ1 और φ2 एंगल, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सपोज ये φ1 एंगल है, ये φ2 एंगल है, मैं इस वेलोसिटीज के दो दो कंपोनेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा va cos φ1 और यहाँ आ जाएगा va sin φ1। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा vb cos φ2 और नीचे आ जाएगा vb sin φ2, ठीक है। वेलोसिटी से कंपोनेंट्स कर दिए, मतलब अब ये va एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अब ये vb एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए, आपसे ये बात कही गई है कि रॉड की लेंथ के अलोंग, अब पढ़ो इसको, जो रॉड की लेंथ के अलोंग जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब है, देखो va sin φ1 और vb sin φ2 ये रॉड के परपेंडिकुलर वाली रफ्तार है, हमें इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं va cos φ1 की और vb cos φ2 की, जो रॉड की लेंथ के अलोंग होंगे। तो जो रॉड की लेंथ के अलोंग है वो वेलोसिटीज के कंपोनेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, व्हिच मींस va cos φ1 की वैल्यू vb cos φ2 के बराबर होनी चाहिए। these two must be equal। ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट दूसरी बात समझो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? सपोज मान लो कि ये रॉड है, ठीक है, रॉड पे मैंने दो पॉइंट्स मार्क कर लिए, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। मान लो ये कुछ वेलोसिटी v1 से चले और ये कुछ वेलोसिटी v2 से चले, ठीक है, मान लिया मैंने। t टाइम बाद, कुछ t टाइम बाद जो रॉड है वो कुछ यहाँ आ गई होगी, a पॉइंट यहाँ पे और b पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब सोच के देखना है कि a की नई पोजीशन तो ये हो गई, तो ये a कितनी दूरी चल गया होगा? v1t चल गया होगा। इसी तरीके से b कितनी दूरी चल गया होगा? v2t चल गया होगा, ठीक है। तो एक बात समझना, क्या a और b के बीच की दूरी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। a और b के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी है तो जितनी दूरी ये यहाँ चला है, जो इनके बीच का सेपरेशन है, वही तो इसके बीच का सेपरेशन होना चाहिए, वही तो इसके बीच का सेपरेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस, वही डिफरेंस यहाँ पे भी मेंटेन रहना चाहिए। सोचो अगर v1 कम हो गया v2 से, v1 अगर छोटा हो जाए तो मतलब a कम दूरी चलेगा, b ज्यादा दूरी चल जाएगा, b ज्यादा दूरी चल गया तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। उल्टी चीज सोच के देखें कि v1 बड़ा है v2 से, तो इसका मतलब है कि b कम दूरी चला और a ज्यादा चल गया, तो इसका मतलब है रॉड कंप्रेस हो गई। ऐसा ये दोनों ही केस नहीं हो सकते, ना ये स्ट्रेच हो सकती है ना ये कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। इसलिए v1 और v2 क्या होने चाहिए? दोनों ही बराबर होने चाहिए। जितनी दूरी ये चले उतनी ही दूरी b को भी चलनी पड़ेगी। तो रॉड की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप है ना इसको स्ट्रिंग के हिसाब से भी यही याद रखेंगे, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या है कि वो ना ही खींचेगी, वो स्ट्रेच हो ही नहीं सकती है। मतलब डोरी के जो दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स उस डोरी पे ले लिए जाए, स्ट्रिंग पे ले लिए जाए, उनके बीच का सेपरेशन जो है वो नहीं बदलना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। चलिए अब इस पे अपन एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंस्ट्रेंट आप समझ गए हैं, लेकिन जब तक अपन इसे प्रैक्टिकली अभी अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स पे नहीं देख लेंगे, हमें ये बात अच्छे से नहीं बैठती है, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप की एक पुल्ली है, ठीक है। पुल्ली को जो है एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया गया है,
ठीक है, पुली को क्या कर दिया गया है, एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया गया है और ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर जो है इस डोरी से इसे 20 मीटर पर सेकंड से खींचा गया। ठीक है, ये ब्लॉक ए है हमारा। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया आपसे कि अब देखो जैसे ही आप डोरी से इसको खींचोगे तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा किसी रफ्तार va से। मैंने पूछ लिया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, ए की रफ्तार बतानी है। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ रॉड ये जो भी है इस कंस्ट्रेंट से हमें इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि ए का मास वगैरह कुछ भी पता हो। देखो डोरी के अलोंग वेलोसिटी एक जैसी होनी है। क्या बात समझे, डोरी के अलोंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसा सोचो कि ये डोरी तो ये रही ना, ये डोरी को कितने से खींचा जा रहा है, 20 से, तो इस डोरी की रफ्तार 20 है। चाहे आप इस पॉइंट पे देख लो या किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, डोरी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इधर जा रहे हैं 20 की रफ्तार से। ठीक है, तो A का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कर दूंगा, इस VA के दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं। यहाँ कितना आ जाएगा VA cos 37 और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा VA sin 37। मेरे को तो ये देखना है कि इस स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेंगी। इसका मतलब है कि VA cos 37 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये इस रफ्तार के बराबर, which is 20। अलोंग द स्ट्रिंग जो भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 20/4 × 5, cos 37 is 4/5। उम्मीद है आपको याद होगा, ये 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो A की जो रफ्तार है वो कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक और सवाल देखिए, मान लीजिए कि ये एक पुल्ली है। ठीक है, पुल्ली को यहाँ पर एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है अपन ने और यहाँ पर दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया गया है। ये रहा, ये B है, ये A है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये मान लीजिए 37 डिग्री दे रखा है और ये वाला जो एंगल है मान लीजिए 53 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और A को मैंने इस डायरेक्शन में रफ्तार दे दी 10 मीटर पर सेकंड की। मैंने पूछ लिया कि फिर जैसे A इस डायरेक्शन में जाएगा B भी इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, तो मैंने पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B, B की रफ्तार बता दें। ठीक है, अब देखो A की डोरी है, A की स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो वही कर रहा हूं। देखो ये जो स्ट्रिंग है इसको आप ऐसे प्रोड्यूस करके देखो। अब सोचो ये 10 इधर है। ठीक है, ये एंगल 53 है। सोचो ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल भी तो 53 हो गया। तो स्ट्रिंग के अलोंग इस 10 का कंपोनेंट कर दो, यहाँ कितना कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 53। कितना आ जाएगा, स्ट्रिंग के अलोंग आ जाएगा 10 cos 53। इसी तरीके से VB के भी दो कंपोनेंट कर दोगे, एक तो अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा VB cos 37 और एक इधर आ जाएगा साइन वाला। मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो डोरी के अलोंग स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट चाहिए होते हैं। अब ये वाला कंपोनेंट जो है ये इसके ही बराबर होना चाहिए VB cos 37 के, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी सेम है। तो सिंपल सी बात हो गई कि VB cos 37 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, VA कितना है 10 cos 53 के बराबर हो जाए। खत्म हो गई काम। ये हो गया VB × 4/5 इक्वल्स टू 10 × 3/5। 5 से 5 गया तो 30/4। VB की वैल्यू हो गई 30/4 मतलब 15/2 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हो गई B की। ठीक है, समझ रहा, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ये भी आगे बढ़ रहा हूं। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो इसमें बहुत सारे हैं, करते रहें अपन तो बहुत अच्छे से टाइम पास हो सकता है इसमें। चलो मान लो कि यहाँ पर एक ये रॉड बना रखी है मैंने। ठीक है, ये रॉड है, यहाँ पर एक पुल्ली है। ठीक है, पुल्ली से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, एक ब्लॉक है A जो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, मतलब इसे हम खींच रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। और ये जो स्ट्रिंग है ना ये कनेक्टेड है यहाँ पर एक बीड से। ठीक है, ये बीड जो है वो यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बना रही है जिस इंस्टेंट में हमने देखा। ठीक है, एक्चुअली तो क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा ना वैसे वैसे ये एंगल चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस इंस्टेंट पे जब बीड जो है, दिस इज बीड या रिंग कह दीजिए, बीड कह दीजिए या रिंग कह दीजिए, जो इस रॉड पे स्लाइड कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जब हम ए ब्लॉक को नीचे 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहे होंगे तो हमें लगेगा कि
रिंग की जो रफ्तार है वो ऊपर की डायरेक्शन में। तो जिस इंस्टेंट पे ये 37 डिग्री बनाती हुई दिखे, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिंग, रिंग की रफ्तार बता दें। ठीक है, अब आप जानते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, द वेलोसिटी कंपोनेंट शुड बी सेम। तो ये vr है तो इधर कितना बनेगा, इधर मुझे मिलेगा vr cos 37। ठीक है, ये vr cos 37 और यहाँ देखो, अरे ये तो 10 मीटर से ही नीचे जा रहा है, तो सिंपल सी बात है vr cos 37 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 10, तो vr कितना हो जाएगा 10 into 4/5। ठीक है ना, cos 37 is 4/5, तो ये कितना हो गया 5 जा 2 जा, ये हो गया 25/2, तो ये हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड। खत्म है। इस टाइप से आसान से सवाल होते हैं। ठीक है, एक और कंस्ट्रेंट करा देता हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है जो मैं अब बता रहा हूं, ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक लैडर है, लैडर कह दीजिए, रॉड कह दीजिए, जो भी कहना है आपको, यू हैव द इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये रॉड है सपोज। ठीक है, ये रॉड जो है यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 37 डिग्री है। कितने का है, 37 डिग्री का। और ये पॉइंट ए है और इसका ये वाला पॉइंट जो है वो बी है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम यहाँ खींच रहे हैं, इट इज बीइंग पुल्ड हियर। कितने से खींच रहे हैं, मान लो इट इज पुल्ड विद 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड से आपने ए को इस डायरेक्शन में पुल कर दिया। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि बी की रफ्तार बता दें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट की जो है आपको वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, रॉड है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये जो ए पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से जो है वो स्लाइड कर रहा है। सोचिए, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत आसान है। जैसे ही ए पॉइंट इधर जाएगा ना, सोच के देखना, जैसे ही ए पॉइंट इधर जाएगा ये बी वाला पॉइंट नीचे आता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और बी वाला पॉइंट नीचे आएगा तो पहले तो मुझे ये पता चल गया कि वीबी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये 90 डिग्री है, ये 37 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 53 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रॉड की लेंथ के अलोंग, रॉड की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये 37 है तो ये भी कितना हो गया, 37 हो गया। खत्म करो, इसे रिजॉल्व कर दो। यहाँ कितना आ जाएगा 30 cos 37, यहाँ कितना आ जाएगा 30 cos 37। इसी तरीके से VB के भी यहाँ दो कंपोनेंट्स कर दोगे, एक इधर परपेंडिकुलर आएगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, अलोंग द लेंथ। तो ये हो जाएगा VB cos 53। क्या अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो बस कर दो VB cos 53 डिग्री, VB cos 53 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 30 cos 37 के, 30 cos 37 के। ठीक, तो VB cos 53 is 3/5 into 30 into 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये 10 बन जाएगा, तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। इट इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड। तो देखो बहुत आसान होते हैं ये न्यूमेरिकल्स, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा स्ट्रिंग या रॉड वाला कंस्ट्रेंट था। इसमें एक छोटा सा सवाल और आ जाता है जो कि बहुत टफ नहीं है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसे घर पे ट्राई करेंगे। कि मान लीजिए कि ये दो रिजिड एंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रॉड है और यहाँ पर एक पुल्ली है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से पुल्ली है और एक यहाँ पर बीड है। ठीक है, रिंग कह दीजिए। वो रिंग जो है इस तरीके से कनेक्ट होती हुई एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और ब्लॉक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। आपसे पूछा गया जब ये 53 डिग्री बना रही हो तो वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या होगी। ठीक है, जब ये रॉड के साथ 53 डिग्रीज पे है तब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिंग, रिंग की रफ्तार पूछी गई है। ये एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, बिल्कुल इससे पहले जो यहाँ पर सवाल था ना रिंग वाला, वैसा सही है। ठीक है, आपको बस कंपोनेंट लेना है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका जो था ये पहला कंस्ट्रेंट होता है जो कि रॉड या स्ट्रिंग लेंथ कंस्ट्रेंट कहलाता है। ठीक है, अगला जो है वो है पुल्ली कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट डालिएगा टॉपिक पुल्ली कंस्ट्रेंट। ये है कंस्ट्रेंट नंबर 2। कंस्ट्रेंट नंबर 2 इज पुल्ली कंस्ट्रेंट। पुल्ली कंस्ट्रेंट, अब देखिए पुल्ली का कंस्ट्रेंट क्या होता है। जो भी पुल्ली से कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट्स वो एकदम से फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उनके मूवमेंट में भी एक रिलेशनशिप होता है आपस में।
तो जिसे हम पुली कंस्ट्रेंट के नाम से जानेंगे। अब पुली कंस्ट्रेंट में जब भी अपन सोच रहे हैं पुली के बारे में, तब मैं जो यूज कर रहा हूं वो है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसमें एक बात समझने की है, बिल्कुल आसान, बहुत टफ बात नहीं बता रहा हूं। मान लो ये एक पुली है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है बी, यहाँ पर एक ब्लॉक है ए। सपोज ए का जो मास है ना वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। मान लो कि बी ए का मास जो है बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो क्या होगा कि ए वाला ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा। ये हमें पता चल गया कि ए वाला जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और बी वाला जो ब्लॉक है वो ऊपर आएगा। तो ए वाला ब्लॉक कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, एक्स ए। कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा, एक्स ए। और इसी तरीके से बी जो है वो भी ऊपर चला जाएगा और ये कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा, एक्स बी। क्या आप बता सकते हैं एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशनशिप है, एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशनशिप है? देखो, डोरी की लेंथ जो है ना वो फिक्स रहती है, स्ट्रिंग लेंथ इज फिक्स्ड, है ना। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कह रहे हैं ना इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब उसमें खिंचाव नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। एक्स ए और एक्स बी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। दैट मींस एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर मैं इसे अब वेक्टर फॉर्म में सोचूं, वेक्टर फॉर्म में सोचूं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो डिस्टेंस है ना, मैं कह रहा हूं इसे डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x a is the displacement of a, x b is the displacement of b। तो मुझे लिखना चाहिए x a is negative of x b। देखो, अगर a नीचे जाता है तो b ऊपर आता है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो सोचो, अगर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि xb is minus of xa, है ना, कैसे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को ही अगर मैं ये क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, ये लिखा है मैंने पुल्ली के रिस्पेक्ट में, पुल्ली के रिस्पेक्ट में। चाहे आप पुल्ली के रिस्पेक्ट में बात करो या कोई बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए भी सेम बात रहेगी। भाई पुल्ली पे जो बंदा है वो देखेगा, अच्छा बी मेरी तरफ आ रहा है, बी मेरी तरफ कितना आता है, जितना ए मेरे से दूर जा रहा है, पुल्ली के लिए। और अगर जो बंदा ग्राउंड पे बैठा है उसे भी तो यही लगेगा कि भैया ए जितना नीचे आया बी उतना ही ऊपर चला गया। ठीक है, बट इन जनरल ये जो चीज है ना ये पुल्ली के लिए है। तो xa is equals to minus xb, इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो मुझे लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ a is negative of velocity of b। डिफरेंशिएट करो एक और बार, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, a का जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b। तो देखो, इसमें याद या क्या, मैं कह रहा हूं समझने की बात ये है कि जितनी वेलोसिटी b की होगी उतनी ही a की भी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना बच्चों तो डोरी का सत्यानाश हो जाएगा, ये पक्का है। ठीक है ना, तो हमें वो सब नहीं करना है, हमें ये समझना है कि एक डोरी है तो जितने से a नीचे आएगा उतने से ही b को ऊपर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप हो जाता है पुल्ली के लिए जब पुल्ली मूव नहीं कर रही है। अब एक और बात मैंने आपको बता दी, ये जो मैंने आपको चीज समझाई है ये तब के लिए है जब पुल्ली मूव ना कर रही हो। अब सोच के देखो, अगर पुल्ली भी मूव करने लग जाए तो क्या होगा, तब वो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। देखिए, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, पहले क्या हुआ कि पुल्ली इस तरीके से थी, ये बी था, ये ए था, तो ए जो है वो कुछ अमाउंट से नीचे आया होगा और बी जो है वो कुछ अमाउंट से ऊपर चला गया होगा। ठीक है, यहाँ बैठे बंदे को यही दिख रहा है कि ए नीचे आया और बी ऊपर चला गया। ठीक है, ए कितने से नीचे आया, x से नीचे आया, b कितने से ऊपर चला गया, x से ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अगर अचानक ये पुल्ली भी मूव करने लग जाए तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है ना, और अभी भी पुल्ली में ये कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि a की जो पोजीशन है अब वो कुछ यहाँ आ गया और b की जो पोजीशन है वो कुछ यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या ग्राउंड वाले बंदे के लिए सारा सिनेरियो एक जैसा है? अब वैसा सिनेरियो नहीं हुआ। देखो क्या हुआ, A जो है वो x नीचे आया और मैं कह देता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये y से ऊपर चला गया, तो A नेट नीचे कितना आया,
वो x तो नीचे आया लेकिन y ऊपर भी चला गया, तो a के लिए क्या हो गया, वो x माइनस वाई। तो अब इस बंदे को क्या दिखेगा कि जितना a को नीचे आना चाहिए था वो उतना नीचे नहीं आया, क्योंकि वो पुल्ली के साथ ऊपर भी चला गया। इसी तरीके से b का सोचो, b को केवल x ऊपर जाना था लेकिन ये y और ऊपर चला गया, क्योंकि पुल्ली भी ऊपर y चली गई, तो b के लिए क्या हो गया, ये x प्लस वाई हो गया। तो इस बंदे को क्या लगेगा, जो ग्राउंड फ्रेम पे उसे लगेगा यार जितना a को नीचे आना था वो उतना नीचे नहीं आके कम नीचे आया, और b को जितना ऊपर जाना था वो उतना ऊपर न जाके उससे ज्यादा ऊपर चला गया। तो एवरीथिंग इज कंफ्यूज नाउ, अब सब कुछ कंफ्यूजन हो चुका है कि भैया अब ग्राउंड फ्रेम पे जो आदमी बैठा है ना उसके लिए बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अब पुल्ली भी मूव कर रही है। लेकिन एक बात समझिएगा, दुनिया अभी भी एक जैसी है, दुनिया अभी भी वैसी है किस बंदे के लिए, जो इस पुल्ली पे बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करेगा, जो इस पुल्ली पे बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करेगा। तो जो आदमी इसी फ्रेम में बैठा हुआ है जिसमें पुल्ली मूव कर रही है, तो पुल्ली पे बैठे हुए बंदे को कह दूं या पुल्ली के फ्रेम वाले बंदे को कह दूं, तो वो अभी भी वही सब रिकॉर्ड कर रहा होगा। ठीक है, मतलब अब सोचो अगर मैं पुल्ली पे ही बैठा रहा तो मुझे क्या लगेगा कि भैया सही बात है, ए जितना x अमाउंट से नीचे गया, y b ये जो b है वो उतना ही x अमाउंट से ऊपर भी आया। अभी तो दुनिया वैसी की वैसी है, किसके लिए, जो बंदा पुल्ली के ऊपर बैठा है। तो हम ये जो चीज लिखते थे ना, x इक्वल्स टू माइनस एक्स बी, b इक्वल्स टू माइनस bb और a इक्वल्स टू माइनस ab, ये सारी बातें ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली, विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो अब यहाँ पर मैं आपको कंस्ट्रेंट समझा रहा हूँ कि अभी भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ a जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b रहेगा, बट विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली। अब जो भी चीज होगी वो पुल्ली के रिस्पेक्ट में, जो बंदा पुल्ली पे बैठा है उसके लिए अभी भी यही चीज वैलिड है। ठीक है, इसी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली इज नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली इज इक्वल्स टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब है कि अगर मैं इसे ऐसा लिखूं xa माइनस xp तो कोई बुरा नहीं मानेगा, displacement of A minus displacement of pulley equals to minus of displacement of B minus displacement of pulley। अगर आप इसे रीअरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा displacement of pulley will be XA plus XB divided by 2, divided by 2। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ A plus वेलोसिटी ऑफ B divided by 2। इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कह दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, एक्सेल और वेलोसिटी कह दीजिए, सबके लिए आप ये चीज लिख सकते हैं, इक्वली वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीका समझो। देखिए अप्लाई करने के लिए क्या कह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल है, मतलब आराम से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए कि एक पुल्ली है, ठीक है, पुल्ली जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रही है। यहाँ पर एक ब्लॉक है बी जो नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक ए कनेक्टेड है, मान लेता हूँ ये ऊपर जा रहा है वी ए से। मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, ए की रफ्तार बता दे। देखो बहुत आसान है, देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सब वेक्टर्स की बात हो रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करना पड़ेगा। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं लूंगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं लूंगा नेगेटिव, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, समझे। अब चलो अपन देखते हैं, हम जानते हैं ये पुल्ली की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली प्लस का 10 ऊपर की तरफ, प्लस का 10 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए मैं नहीं जानता, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का 4 है, कितना है माइनस का, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20 प्लस 4, ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव में आया, मतलब हमने जो सोचा है कि ब्लॉक के ऊपर जा रहा है वो सही सोचा है, और वीए कितना आ जाता है 24 मीटर पर सेकंड। ओके, दैट्स द आंसर। बहुत ही आसान है ये, एक और करके देखिए। देखिए ये सवाल भी बहुत आसान होते हैं कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। मान लीजिए कि अब यहाँ पर अगेन वो पुल्ली जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, और ये वाला जो एंड है वो ग्राउंडेड है, ये ए है, मान लो ये वी ए से ऊपर जा रहा है। मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो
वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुली हो गया प्लस का 10, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने प्लस ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले लिया, ठीक है। तो मुझे लिखना चाहिए 10 इक्वल्स टू, मैंने पूछा है इसमें आपसे वेलोसिटी ऑफ ए पूछा है ना, चलो ए की वेलोसिटी, तो 10 इक्वल्स टू va प्लस vb बाय 2, va क्या है पॉजिटिव सेंस में लूंगा, va प्लस vb, vb क्या है यहाँ पर तो ये फिक्स्ड है तो इसकी कोई रफ्तार है ही नहीं, जीरो रफ्तार डिवाइडेड बाय 2, तो va कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया ये 20 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव आया मतलब जो सोचा था वही सही है, ऊपर की डायरेक्शन में ही ये जा रहा होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। तो याद रहे जो पुली फिक्स्ड है, जो पुली मूव ही नहीं कर रही है उसकी रफ्तार क्या लोगे, जीरो लोगे, जो पुली फिक्स्ड है उसकी रफ्तार आप जीरो ले लोगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं आप, मान लीजिए एक ये पुली है, ठीक है, फिक्स्ड पुली है, यहाँ पर एक पुली कनेक्टेड है इससे और दो ब्लॉक्स, ठीक है, ये मान लीजिए ये जो है ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, मान लीजिए ये ऊपर आ रहा है लेट अस से 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी, और यहाँ पर एक और पुली है, दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं ए और बी, ये नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और ये ब्लॉक भी नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। आपसे मैंने पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ डी की जो रफ्तार है वो ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ डी ये पूछ लिया मैंने, ठीक है, अज्यूम कर लो, ठीक। अब देखो मेरे पास कुछ पुलीज हैं, ये हो गई मेरी पुली P1, ये हो गई P2 और ये हो गई P3, ठीक है। अब सोचना, सबसे पहले मैं P1 की रफ्तार निकाल सकता हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ दिस पुली, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स की रफ्तार मुझे पता है, दोनों ब्लॉक्स की रफ्तार पता है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली P1 क्या लिखूंगा, माइनस का 2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, ये शायद आपको समझ में ना आया हो, दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी बाय 2, अब क्योंकि दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों को ही नेगेटिव ले लिया, अपॉन 2 कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ पुली P1 कितना हो जाएगा, -6/2 इज -3 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड, मतलब ये पुली जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। अब देखो पुली P2 तो रेस्ट पे, P2 पुली जो है वो तो रेस्ट पे, तो ऐसा सोचो अगर ये पूरा ढांचा 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो ढांचा है, ये वाला P3 जो है वो ऊपर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड से, इसको आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये वैसे तो समझने की ही बात है कि एक पुली, जैसे पुली के दोनों ब्लॉक्स, अगर पुली अगर आपकी रेस्ट पे होती है, ठीक है, तो जितना एक ब्लॉक ऊपर आता है उतना ही दूसरा ब्लॉक नीचे जाता है ना, तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया, हालांकि आप इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, Vp2 को क्या लिख सकता हूँ, Vp1 प्लस Vp3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, तो पुली सेकंड की रफ्तार तो जीरो है, Vp1 कितना था -3 प्लस Vp3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ गया P3 की जो रफ्तार है वो 3 मीटर पर सेकंड ऊपर होनी चाहिए। अब P3 की रफ्तार को और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली P3 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी ऑफ D डिवाइडेड बाय 2 वेक्टर वाइज, ठीक है, तो ये तो हो गया प्लस का 3 बराबर वेलोसिटी ऑफ C हो गया प्लस का 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ D प्लस का ही लूंगा डिवाइडेड बाय 2, यहां से वेलोसिटी ऑफ D आ जाएगा 0, 6 माइनस 6 कितना हो जाता है 0, मतलब ये ब्लॉक जो है उस इंस्टेंट पे स्टेशनरी दिखेगा आपको, तो D की रफ्तार कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। आसान सवाल है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आप और कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। मान लीजिए कि इस तरीके की पुल्ली है, सिस्टम जो है पुल्ली का वो ऐसा है, यहाँ से एक और पुल्ली, यहाँ से यहाँ एक ब्लॉक है ए और यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है बी, ठीक है, ये जो ब्लॉक बी है ये नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ए ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा है va रफ्तार से। मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, ए की रफ्तार निकालनी है, चलो भाई कोशिश करके देखो एक बार। चलो तीन पुल्ली हो गई, ये हो गई P1 P2 और ये हो गई P3, ठीक है। P1 की बात उठाते हैं, P1 की बात उठाते हैं अपन, देखो एक एक पुल्ली को अलग अलग से कंसीडर करेंगे, एक एक पुल्ली को अलग अलग से कंसीडर करो। पहले तो P1 उठा लेता हूँ, P1 तो रेस्ट पे है ना, P1 वाली पुल्ली जो है वो रेस्ट पे है,
और ये वाला जो पॉइंट है ना इसका नीचे वाला, ये पॉइंट जो है ये 20 से नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी 20 से नीचे जा रहा है और ये वाला पॉइंट भी 20 से नीचे जा रहा है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये सब 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहे हैं। तो ये पॉइंट की रफ्तार हो गई नीचे 20 और यहाँ पर जो है आपकी पुल्ली P2 कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली P1 क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ P2 हम नहीं जानते हैं, ये हो गया नीचे की डायरेक्शन में माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 2। ये वेलोसिटी ऑफ पुल्ली P1 तो 0 ही है, तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी P2 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको लगेगा कि ये पुल्ली ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब P2 को देखेंगे अब अपन, अब P2 को देखो, P2 पुल्ली जो है ये P2 की बात हो रही है, ठीक है। P2 पुल्ली को देखो, हमें पता है ये ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से ऊपर जा रही है 20 से ऊपर, और इसकी एक डोरी जो है वो 20 से नीचे जा रही है, ठीक है। और इसका जो दूसरा एंड है वो P1 से कनेक्टेड है। तो इसके लिए लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ P2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ P1 माइनस 20, इसके लिए मैंने लिख दिया माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, और ये वेलोसिटी ऑफ पुल्ली P2 क्या रहेगी प्लस का 20 क्योंकि ऊपर जा रही है। तो वेलोसिटी P1 कितना आ जाएगा 40 प्लस 20, ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। मतलब P3 जो है ना, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये P3 कनेक्टेड नहीं है यहाँ, ये P1 नहीं है P3 है ना, ये P3 है, दिस इज योर P3, इसको मैंने थर्ड पुल्ली नाम दिया है, ठीक है। तो ये P3 है। तो P3 को अगर अब हम देखें तो देखो P3 की रफ्तार ऊपर है, ये P3 है, ऊपर रफ्तार कितनी है इसके पास 60 मीटर पर सेकंड। एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है जो 20 से नीचे जा रहा होगा और दूसरा एंड जो है वो VA से ऊपर आ रहा है। खत्म हो गया ना काम। तो क्या लिखूंगा प्लस का 60 इक्वल्स टू माइनस का 20 प्लस का VA होल डिवाइडेड बाय 2। तो VA रफ्तार कितनी हो जाएगी बच्चों 120 प्लस 20 हो जाएगा प्लस का 140 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज द आंसर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो इस टाइप तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से टैकल करें, ओके। तो इतने पे मैं आज छोड़ता हूं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम और टाइप के कंस्ट्रेंट सीखेंगे, ठीक है। अभी अलग अलग टाइप होते हैं, तरीके के कंस्ट्रेंट हैं, वेज कंस्ट्रेंट आएगा और बहुत अलग अलग टाइप के मेथड्स भी हैं, ठीक है। पॉइंट मेथड आएगा, टेंशन वाला मेथड आएगा, वर्चुअल वर्क मेथड जिसे कहते हैं। तो दीज आर वेरियस मेथड्स, इसमें से सबसे बढ़िया होता है वर्चुअल वर्क मेथड वाला, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिससे आप हर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसमें फिर आपको इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन थैंक यू।